नमस्कार दोस्तों, मैं योगी। और इस वक्त जैसे आप सबको पता है कि चुनाव का वक्त चल रहा है और मैं उत्तराखंड से हूँ। तो हमारे प्रदेश में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी का आने का मौका मिला और उनकी रैली सुनने का मौका मिला। तो आइए मैं उनके विचार आपको सुनाता हूँ। तो चलते हैं उत्तराखंड राजेंद्र सिंह नेगी जी, उनकी पूरी टीम, गढ़ क्षेत्र संस्था प्रधान पिंडर घाटी उत्तराखंड सभा, उनकी पूरी टीम हमारे बीच में देवभूमि से उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी, उनके साथ आए हुए तो मंत्री माननीय श्री पुष्कर धामी जी आए और हम सबको संबोधन दें। आवाज आ रही है? भारत माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की जय। बाबा केदार, जय भगवान बद्री विशाल की, जोधपुर महाराज की, पथवारी माता की। विधानसभा में लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद की इस विशाल जनसभा में मंच पर आसीन हरियाणा सरकार की मंत्री और हमारी दीदी, इनके चुनाव में विशेष रूप से मुझे 20-22 दिनों तक बड़कल विधानसभा में और आप सबके बीच में रहने का अवसर मिला था। हरियाणा सरकार की शिक्षा मंत्री आदरणीय श्रीमती त्रिखा जी, भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद के जिलाध्यक्ष श्री राजकुमार बोरा जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में मेरे सहयोगी डॉक्टर विनय रोहला जी, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री श्री करतार सिंह भड़ाना जी और यहाँ के आयोजक, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक श्री नागेंद्र भड़ाला जी, मंच पर आसीन भारती भाकुनी जी, अनिल नागर जी, उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश संयोजक आदरणीय ओम प्रकाश भट्ट जी, श्री भगवान सिंह जी, श्री नंद कुमार दयाल जी, मंच पर आसीन हमारे सभी पार्षदगण, सभी समाज सेवी सुरेंद्र रावत जी, लोकेंद्र मिश्र जी, राकेश सतवाल जी, सुनील गोसाई जी, बीजेपी एनआईटी के चारों मंडल अध्यक्ष कविंद्र जी, संदीप भड़ाना जी, हरवर्धन जी, राजकुमार यादव जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और इस कार्यक्रम में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से पधारे हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों और प्रवासी जो हमारे कार्यकर्ता आए हुए हैं गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, हमारी बहनें आई हुई हैं, मैं उन सबका भी अपनी ओर से बहुत अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, सभी का मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। राजा नाहर सिंह जी की धरती को प्रणाम करता हूं और आदरणीय मोदी जी की आप सबको राम राम करता हूं, अपनी भी राम राम करता हूं। भाइयों बहनों, आज आप सबके बीच में लोकसभा के इस महायज्ञ में, जो कि लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है, मैं आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी के समर्थन में आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूँ कि कृष्णपाल गुर्जर जी को आप सब ने अपना मत देना है, अपना समर्थन देना है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से देश की सेवा का अवसर देना है।
आदरणीय कृष्णपाल जी गुर्जर ने अपने जीवन का एक लंबा समय देश प्रदेश की सेवा में लगाया है। पिछले 2 बार से लगातार वो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की सेवा करने के साथ ही केंद्रीय मंत्री के रूप में भी देश के अनेक क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। काफ़ी काम देश के लिए उन्होंने किया है। भाइयों बहनों, इसके बाद फिर से वो मोदी जी के एक सिपाही के रूप में जहां आप सबकी वकालत करेंगे, वहीं देश सेवा को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ा है। भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। भारत ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और ये सब आपके एक वोट की ताकत है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विश्व के बड़े बड़े देशों को भी टक्कर दे रहा है। पिछले 10 वर्षों की अगर हम बात करें, देश में अनेक काम हुए हैं। बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बने हैं, हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है, एम्स जैसे बड़े बड़े अस्पतालों का बड़े स्तर पर निर्माण हुआ है। पिछले 10 वर्षों में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत ने अमेरिका और यूरोप को भी पीछे छोड़ा है। उनसे आगे बढ़ने का काम भारत की विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में आगे हुआ है। भाइयों बहनों, आज भारत विश्व के मानचित्र में एक नया स्थान बना चुका है। एक सुपर पावर कंट्री के रूप में आज भारत उभर रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था अभी नागेंद्र जी बता रहे थे कि 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है। आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। पहले तीसरे नंबर की होगी, फिर नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होगी। भाइयों बहनों, हथियारों के निर्माण के क्षेत्र में आज भारत एक बड़ा निर्माता बन चुका है, एक बड़ा निर्यातक बन चुका है। आज विश्व में कहीं भी कोई घटना होती है, एक समय था 2014 से पहले का समय, जब भारत की पहचान विश्व के अंदर क्या हो गई थी? विश्व के अंदर पहचान हो गई थी कि दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, ऐसा भारत जो दुनिया के मंचों पर अपनी बात भी नहीं कह सकता था, अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था। भाइयों बहनों, उस दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत से आज भारत की स्थिति हो गई है, दुनिया के अंदर कोई भी घटना होती है तो पूरा विश्व, पूरा संसार भारत के रूप का इंतजार करता है। ये नया भारत बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज भारत की साख दुनिया के अंदर बढ़ी है, वहीं आज दुनिया तेजी से हमारी ओर देख रही है। आज आदरणीय मोदी जी की रेटिंग 76% की अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आज मोदी जी बन चुके हैं। भाइयों बहनों, आज कोई भी रेटिंग होती है, हमारे दुनिया के अनेक देशों के लोग मोदी इज द बॉस कह के उनको संबोधित करते हैं। आज भारत का डंका विश्व में बज रहा है, लेकिन आदरणीय मोदी जी कभी नहीं भूले कि वो एक साधारण परिवार में पैदा हुए हैं, एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। उनका जीवन एक सामान्य व्यक्ति की तरह है, इसलिए वो गरीबों के संघर्ष को जानते हैं, उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं। भाइयों बहनों, इसलिए उन्होंने गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं चालू की हैं। 2014 से पहले जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, देश के अंदर योजनाएं आती थी, लेकिन योजनाएं किनके लिए आती थी? योजनाएं विशेष लोगों के लिए आती थी। भारत के अंदर जो बड़े बड़े पद्मश्री पुरस्कार मिलते थे, बड़े बड़े मनोनयन होते थे, राष्ट्रपति बनते थे, उपराष्ट्रपति बनते थे, वो कुछ सेलेक्टेड लोग होते थे। भाइयों बहनों, लेकिन 2014 के बाद ये कार्य संस्कृति बदल गई। हर काम गरीबों के कल्याण के लिए होने लगा। देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं में ऐसे लोगों का चयन होने लगा जो सामान्य से सामान्य स्थितियों में अपना जीवन जी रहे थे। हमारे सामने उदाहरण है, हमारे देश की राष्ट्रपति एक सामान्य आदिवासी परिवार में पैदा हुई और उनको स्वयं पता नहीं था कि उनका नाम राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में आ जाएगा और वो भारत की राष्ट्रपति बन जाएंगी। भाइयों बहनों, अनेक योजनाएं मोदी जी ने चलाई है। उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार मान के काम किया। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, भाइयों बहनों प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान समृद्धि योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, लखपति दीदी योजना, जल जीवन मिशन की योजना, ऐसी अनेक योजनाएं, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, तमाम योजनाएं। और आप ही के हरियाणा से बेटी बचाओ और बेटी बचाओ का अभियान शुरू हुआ। देश के अंदर
मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही स्वच्छ भारत का अभियान चलाया। हम भूल नहीं सकते कि हमारी माताओं बहनों को आज किस प्रकार से उन्होंने खुले में शौच जाने का जो अभिशाप था उससे मुक्ति दिलाने का काम किया, किस तरह धुएं से मुक्ति का काम किया। दूर दूर जो पानी लेकर आती थी, छत अपने सर पर कई किलोमीटर की लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, उन सब से मुक्ति का काम उन्होंने किया है। भाइयों बहनों, एक नहीं अनेकों काम उन्होंने किए हैं। देश के 25 करोड़ गरीबी के नीचे रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम इन 10 वर्षों के कालखंड में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और अपने जीवन का एक एक पल और एक एक क्षण उन्होंने देशवासियों को समर्पित किया है। इसके साथ साथ उन्होंने बड़े कड़े फैसले भी लिए। अभी मंच पर कुछ लोग बोल रहे थे धारा 370 समाप्त होना, ये कोई सामान्य घटना नहीं है भाइयों बहनों। ये आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, जिहादियों को पोषित करने वाली धारा 370 को हटाने का काम देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कर पाया। वह काम भी हमारे देश के भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। इसके साथ साथ अभी CAA का कानून देश के अंदर लागू हुआ है। इसके साथ साथ 3 तलाक से हमारी मुस्लिम बहनों को मुक्ति मिली है। भाइयों बहनों, देश आंतरिक रूप से भी मजबूत हुआ है, बाह्य रूप से भी मजबूत हुआ है। आज कोई दुश्मन अगर हमको आंख दिखाता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना करती है। पहले के समय में हमारे सैनिकों को अगर कोई सीमा पार से गोली आती थी, आतंकवादी की गोली आती थी, अलगाववादी जिहादी की गोली आती थी, तो भाइयों बहनों उनको आदेश नहीं होता था कि गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब सेना का मनोबल इतना बड़ा कि सेना जहां एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक करती है, चाहे त्वांग में कोई घटना होती है या डोकलाम में कोई घटना होती है, तो भारत की सेना आज गोली का जवाब गोलों से देने का काम करती है, तोप से देने का काम करती है, नए भारत बनाने का काम किया है। हमारी विरासत को, हमारी संस्कृति को, हमारे धार्मिक स्थानों को भी आज आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे आज करतार सिंह कॉरिडोर को, उस कॉरिडोर को बनाने का काम किया है भाइयों बहनों। इसके साथ साथ चाहे हेमकुंड में रोपवे बनाने का काम हो या काशी का नया काशी बनाना, भव्य काशी और दिव्य काशी बनाना हो, या महाकाल लोक बनाना हो उज्जैन में, या हम सबके आराध्य देव भगवान श्री राम का मंदिर जिसकी प्रतीक्षा हम लोग वर्षों से कर रहे थे, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का काम भी हमारे मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर लिए गए। भाइयों बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड में भी हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनेक फैसले लिए। अभी नागेंद्र भड़ाना जी हमारे बोल रहे थे कि उत्तराखंड को एक गौरव प्राप्त हो गया, देवभूमि को एक गौरव प्राप्त हो गया कि देश की आज़ादी के बाद जो देश का संकल्प था, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था कि देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए। भाइयों बहनों, हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता से संकल्प रखा था और देवभूमि की जनता ने हमको इसके लिए आशीर्वाद दिया और देवभूमि ने ये गौरव प्राप्त कर लिया कि समान नागरिक संहिता का विधेयक उत्तराखंड में विधेयक बन गया है। भाइयों बहनों, ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकली है और ये पूरे देश को लाभान्वित करने का काम करेंगे। इसी प्रकार से हमने उत्तराखंड में हमारे बेटे बेटियों के लिए नकल का अध्यादेश लेकर आए। उसके बाद वहाँ पर जितने भी नकल के खेल चलते थे, नकल माफिया हावी रहते थे, उन सबका एक खेल बंद हो गया और योग्यता, प्रतिभा, क्षमता वाले छात्र और छात्राओं को आज हर क्षेत्र में चयन का अवसर मिल रहा है। इसके साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड के बारे में आप सबकी जो धारणा है देशवासियों की, दुनियावासियों की, कि ये देवभूमि है, इसका मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। भाइयों बहनों, इसके लिए हमने कुछ कठोर निर्णय लिए। हमने देवभूमि के अंदर धर्मांतरण का कठोर कानून बना दिया, दंगा रोकने का कानून बना दिया और जो लैंड जिहाद चलता था उस लैंड जिहाद के खिलाफ भी वहाँ पर हमने एक अभियान चलाकर 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन आज हमने लैंड जिहाद के तहत जो भूमि कब्जाई हुई थी उस भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम किया है। ऐसे अनेक काम भाइयों बहनों वहाँ हुए। आज मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक तरफ मोदी जी हैं जो एक विजन को लेकर समर्पित भाव से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश को आर्थिक समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। दूसरी ओर भ्रष्टाचारी और परिवारवादी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग देश को फिर से 2014 की तरह भ्रष्टाचार की खाई की ओर धकेलना चाहते हैं। आपको याद होगा 2014
से पहले कांग्रेस सरकार किस तरह से भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई थी। कभी कोयला घोटाला होता था, कभी 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला होता था, कभी 3G स्पेक्ट्रम का घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ का घोटाला। कांग्रेस राज में जनता की गाड़ी कमाई के हजारों करोड़ रुपए की जो कमाई थी वो घोटालों की भेंट चढ़ जाती थी। यहाँ भी अनेक घोटाले हुए, हरियाणा में भी कहीं औद्योगिक प्लांटों का घोटाला हुआ, कहीं जमीनों का घोटाला हुआ, कहीं पेपर पर्ची लीक का घोटाला हुआ। अनेक घोटाले हरियाणा में हुए, लेकिन भाइयों बहनों, मोदी जी के आने के बाद पिछले 10 सालों में एक भी घोटाला नहीं हुआ, क्योंकि मोदी जी ने कहा उसी समय सरकार में आते ही न मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। भाइयों बहनों, और किसी भी तरह से आज कांग्रेस सत्ता में आकर फिर से वही घोटालों का दौर शुरू करना चाहती है, लेकिन देश की जनता ने ठान लिया है इस बार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। और वह जब ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी परिवारवादी दल तुष्टीकरण करने वाले अपनी हार देख रहे हैं, तो ये लोगों ने एक गठबंधन बना लिया है, और ये गठबंधन भी किसी ठगबंधन से कम नहीं है। भाइयों बहनों, अभी मैं हरियाणा में हूँ, आज मैं देख रहा हूँ, आज मैं दिल्ली में था, तो आज ये आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों राज्यों में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और वहीं मैं पंजाब में था, वहाँ अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, एक दूसरे को वहाँ गालियाँ दे रहे हैं और यहाँ गलवैयाँ कर रहे हैं। आप स्वयं इनका कैरेक्टर देखिए, ये किस प्रकार के कैरेक्टर के लोग हैं। ये लोग तो आपस में ही एक दूसरे को ही ठगने में लगे हुए हैं। इस गठबंधन की न तो कोई विचारधारा है, न देश के लिए कोई इनका विजन है, और ये गठबंधन कोई सरकार बनाने का गठबंधन नहीं है। भाइयों बहनों, सत्ता के लालच में कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया है। कांग्रेस ने दशकों तक राम मंदिर को बनने नहीं दिया, बड़ी वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में खड़ी कर दी जिससे कि राम मंदिर न बने, और भगवान राम को काल्पनिक बताने में भी इन्होंने कोई संकोच नहीं किया। भाइयों बहनों, जब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया, इन सबको प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया गया, इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के न्योते के कार्यक्रम को भी ठुकरा दिया। भाइयों बहनों, इतने से भी इनका मन नहीं भरा, तो अब कांग्रेस के नेता अब तमाम तरह से कोई न कोई मीन में एक रोज निकालते हैं। मैं पिछले दिनों अयोध्या में भी एक चुनावी कार्यक्रम में गया था, वहाँ के नामांकन के कार्यक्रम में, तो मैंने देखा, मैं भी भगवान राम के दर्शन करने गया, 1 लाख से भी ज्यादा लोग प्रत्येक दिन वहाँ जो है भगवान राम के दर्शन करने आते हैं, और इतनी बड़ी संख्या आती है पूरे देश के अंदर, जहाँ हर्ष और खुशी की लहर है, तो ये शोक में डूबे हुए हैं भाई, क्योंकि इनके ऊपर भगवान राम की कृपा नहीं है। इनको बुलाने के बाद भी ये वहाँ नहीं गए, क्योंकि वहाँ तो वही जा सकता है जिस पर भगवान राम की कृपा होती है। हमारे आपके चाहने से कोई वहाँ नहीं जा सकता। भाइयों बहनों, कांग्रेस के नेता अब नई नई चीजें निकाल के ला रहे हैं। इन्होंने अब पैतृक संपत्ति पर टैक्स लगाने का भी जो है, टैक्स लगाने की भी ये बात कर रहे हैं। ये कहते हैं अगर आपने 1 लाख रुपए अपनी मेहनत की कमाई से, परिश्रम से, अपने संघर्ष से कमा कर रखी है, तो आपके बाद आपके बच्चों को उसमें से आधा ही पैसा मिलेगा। आधा पैसा एक जब्त कर लेंगे, आधा पैसा जानते हैं किसको दे देंगे? इनका जो एक विशेष वोट बैंक है, आप जानते हैं ना एक विशेष वोट बैंक कौन सा है? सब लोग जानते हैं ना। उस विशेष वोट बैंक को कहते हैं कि हम दे देंगे। वे कहते हैं देश के आर्थिक संसाधनों में पहला हक किसी का है तो उस विशेष वोट बैंक का है, जिसको आज़ादी के बाद इन्होंने लगातार प्रोत्साहित करने का काम किया है, लगातार तुष्टीकरण करने का काम किया है। उसी का परिणाम है कि 1950 से लेकर अभी तक जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों में एक बड़ी जनसंख्या, जो देश की बहुसंख्यक जनसंख्या है, हिंदू जनसंख्या, वो 14% से भी कम हो गई है। भाइयों बहनों, 14-15% पहले से अंतर आ गया है। देश की आज़ादी के समय जो प्रतिशत था उसमें से इतने नीचे गिर गया है। उसका कारण क्या है? अगर हम उसका अपने मन में अगर ये सवाल हमारे आता है, अगर हम उत्तर इसका मिलकर खोजेंगे तो उत्तर हमको मिल जाएगा कि ये कांग्रेस की नीतियों के कारण से, देश के अंदर जिन्होंने 60 वर्षों तक देश के अंदर शासन किया है, देश की हुकूमत को चलाया है, उनकी नीतियों के कारण से ये हुआ है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी कहते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि में जो समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है,
भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर इसको लागू करने का संकल्प लिया गया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र जारी होता है, ये कहते हैं मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र की तरह कि हम पर्सनल लॉ को लागू करेंगे, हम शरिया कानून को लागू करेंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी कहते हैं देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, देश के पिछड़ों का है, हमारे ओबीसी वर्ग का है, एससी वर्ग का है, एसटी वर्ग के लोगों का है। और कांग्रेस कहती है देश के संसाधनों पर पहला हक एक वर्ग विशेष का है, यानी कि अल्पसंख्यकों का है। इस मानसिकता के साथ इन्होंने आज आरक्षण को भी एक धर्म विशेष के लोगों को देने का काम प्रारंभ कर दिया है। कर्नाटका में इनकी सरकार बनी, कर्नाटका में इन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग में एक धर्म विशेष के लोगों को सम्मिलित कर लिया और उनको ओबीसी का आरक्षण देना शुरू कर दिया। भाइयों बहनों, ऐसा नियम ये अब आगे चलकर कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी। आपने लालू प्रसाद यादव जी का बयान सुना होगा, वो कहते हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। ये देश के अंदर इस प्रकार की मानसिकता से काम कर रहे हैं, ये देश में ऐसा लागू करना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता कांग्रेस के इस मंसूबों को समझ चुकी है और इस चुनाव में इनको मुंहतोड़ जवाब देने वाली है। पिछली बार से भी इनकी सीटें और कम होने वाली हैं। भाइयों बहनों, वहीं हरियाणा की जनता भी समझ चुकी है कि यहाँ पर किसी और को वोट देने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, वोट खराब होने वाला है। चाहे जेजेपी को वोट देने का मतलब अपना वोट खराब करना हो। जिन्होंने सत्ता के लालच में आकर अपना गठबंधन तोड़ दिया और जनता के साथ विश्वासघात करने से बिल्कुल भी ये लोग जो है थोड़ा सा भी इनको कोई संकोच नहीं हुआ है। ऐसी पार्टियों के प्रत्याशियों की इस बार के चुनाव में जमानत जब्त होना तय है। भाइयों बहनों, मैं पूरे देश के अंदर प्रचार के लिए गया हूँ। मैंने अनेक क्षेत्रों में देखा है, कल दिल्ली में था, हरियाणा में था, दूसरी सीटों पर गया हूँ। हरियाणा, दिल्ली सहित पूरे देश में पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक एक ही लहर देश के अंदर चल रही है। वो लहर है मोदी जी की लहर और भारतीय जनता पार्टी की लहर। भाइयों बहनों, आप सबके आज मैं यहाँ पर जिस प्रकार का जोश देख रहा हूँ, जिस प्रकार हर समाज के लोग यहाँ पर आए हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पर आए हैं, बड़े बुजुर्ग आए हैं, माताएं बहनें आई हैं, हमारे नौजवान आए हैं। मैं आप सबके इस उत्साह को देखकर कह सकता हूँ, मेरे मन में कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि जो आप लोगों ने 10 लाख वोटों के लक्ष्य से ज़्यादा जीतने का जो लक्ष्य लिया है, वो लक्ष्य आपका पार होगा। मुझे पूरा विश्वास है 25 मई को हम सभी मिलकर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी आदरणीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हेलो, सभी आए हुए सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं का, व्यापार मंडल का, खाटी विकास मंच का, दीपा माता मंदिर का और जितने भी हमारे सिख समाज से हैं, बन्नो बिरादरी से हैं, सनातन धर्म मंदिर से हैं।